Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और 23717117। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23314444, 23717106 और 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। First, the headlines. Domestic stocks witnessed marginal gains amid high volatility during the week ended yesterday. Sensex closes above 57,100, Nifty settles above 17,000 level, and the rupee logs weekly appreciation of 1 rupee and 7 paise against the US dollar. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान भारी उतार चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त में रहे। सेंसेक्स 57,100 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, निफ्टी 17,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया और रुपए में डॉलर के मुकाबले 1 रुपए 7 पैसे की साप्ताहिक मजबूती हुई दर्ज। In the weekly stock market news, the key domestic equity indices witnessed high volatility during the week ended yesterday. The Sensex and the Nifty added marginally amid high volatility in the global equity markets. Investors remained concerned about the impact of Omicron variant of coronavirus on stocks and the global economy, as many countries have taken restrictive measures to arrest its spread. The Nifty settled above the 17,000 mark, while the Sensex closed above 57,100 points. During the week, the Sensex climbed 113 points or 0.2% to finish at 57,124. The Nifty 50 index also added 19 points or 0.11% to settle at 17,004. In the broader market at the BSE, the mid-cap and small-cap indices underperformed the Sensex. The mid-cap index fell 0.75% and the small-cap index slipped 0.31%. और अब हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में हमारे आज के विशेषज्ञ, वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली जी का। शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार सोनू, नमस्कार गौरा और सभी श्रोताओं को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां जी। और हमारे आज के श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से संजय। संजय जी, आपका स्वागत है। शरद कोहली हमारे साथ हैं, आप उनसे सवाल अपना पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। ये मैं पूछना चाह रहा था कि वैसे तो कहते हैं इकोनॉमी इतना डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मार्केट में चले जाइए, किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए, किसी रेस्टोरेंट में चली जाइए, इतनी भीड़ रहती है, तो ये इसका समझ में क्या है? मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। पीपल आर स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग। देखिए संजय जी, लोग लॉकडाउन में थे पिछले 2020 से। ऐसा अनुभव था जो आज तक लोगों को कभी नहीं हुआ था, घर में बंद होके बैठना और हफ्तों तक, महीनों तक। तो मुझे लग रहा है लोग छुट्टियों पे नहीं जा पाए, लोग दिल खोल के जो उनका रूटीन होता है शॉपिंग का वो नहीं हो पाए। तो जैसे ही बाजार खुलने लगे,
मार्केट खुलने लगी, अनलॉकिंग होने लगी, रेस्टोरेंट्स खुलने लगे, होटल्स खुलने लगे, टूरिस्ट रिजॉर्ट खुलने लगे, तो लोगों को एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब आपको किसी चीज के लिए बहुत दबाया जाता है, जब आपको रोका जाता है किसी चीज के लिए, तो जैसे ही वो खुलता है आप उसको भरपूर मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं. सो दैट इज द रीजन आई थिंक पीपल जस्ट कट लूज. बट वी शुड कीप इन माइंड दैट ऑल द पीपल हु आर इन द मार्केट, एंड आई थिंक आई हैव two honorable ladies with me in the show, they would agree with me more than anybody else that not everybody is a shopper. You know, sometimes people go for window shopping, लोग ऐसे घूमने के लिए भी निकल जाते हैं. ऐसे रेस्टोरेंट में देखिए जो स्टार्ट ऑफ सोसाइटी है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग अफोर्ड करते हैं. जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं संजय जी, तो हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, हम लोअर इनकम ग्रुप की. आप जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप किसी बड़े शहर की भीड़ भाड़, आप चाहे दिल्ली से बोल रहे हैं या जहां से भी बोल रहे हैं, हो सकता है आप किसी बड़े शहर की भीड़ भाड़ देख रहे हो, पर अगर आप कुल मिला के परिस्थिति लें तो वाकई में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत नीचे था, जिसकी हम निरंतर चिंतन और चर्चा भी करते रहते हैं मार्केट मंत्रा में, मनी मैटर्स में, अन्य कार्यक्रमों में. जी. और शरद जी, जो रिस्ट्रिक्शंस, भावी रिस्ट्रिक्शंस कोविड की वजह से लग सकती हैं, उसका भी एक डर बना हुआ है. जी हाँ, लोगों को लग रहा है कि अभी ये ओमिक्रॉन आने की वजह से ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले 10-15 दिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत क्रिटिकल रहेंगे. तो लोगों को जो सामान खरीदना है, हमने यूरोप में भी ये देखा कि लोगों को जो जब अनाउंसमेंट की गई, यूके में जैसे अनाउंस किया गया किसी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में कि शायद क्रिसमस के बाद न्यू ईयर के आसपास रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, तो लोग कोशिश करते हैं कि जाके जो कुछ लाना है अभी से स्टॉक करके रख ले, कल को हो सकता है मार्केट बंद हो जाए या हमको ना निकलने दिया जाए. तो इसलिए भी भीड़ आपको दिखाई दे रही है. पर मैं समझता हूं कि हमें ओवरऑल देखना चाहिए, हमें किसी एक विशेष शहर को या किसी एक इलाके को नहीं देखना चाहिए. जी. राइट शरद जी, आई थिंक सो मेनी फैक्टर्स आर कमिंग इनटू प्ले, मच मोर बिहाइंड द सीन्स जो हम देखते हैं, that may not be exactly what it is. We are now joined by Mr. Chudiwala from Mumbai. Chudiwala ji, please ask your question. हाँ, नमस्कार सर, पॉलिसी और मार्केट मंत्री टीम को. नमस्कार चूड़ीवाला साहब. सर, आपने पिछले कुछ दिनों पहले कहा था कि मनी, जो पैसे का व्यवहार है, वो सब डिजिटल हो जाएगा. तो हमारे जनसंख्या के पास ये स्मार्टफोन से करना पड़ता है डिजिटल व्यवहार, तो सबके पास स्मार्टफोन नहीं होता है, तो वो सादे फोन से कैसे करेंगे? नहीं, मैंने चूड़ीवाला साहब, जो मैंने आपको कहा था कि सीबीडीसी जिसको हम कहते हैं, शायद आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं. उस पर बहुत सारे देश इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको टेस्ट रन कर रहे हैं. जो आपने दिक्कत बताई, समस्या बताई, ये उसमें से एक प्रमुख समस्या है कि जब तक हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन, हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, तब तक शायद वो इस करेंसी का सक्सेस नहीं हो पाएगा. तो आप चिंता नहीं करिए, आप फिक्र नहीं करिए. अगर आप स्मार्टफोन नहीं भी यूज करते हैं, तो जब तक आपको मैं आश्वासन दे देता हूं, जब तक आपके हाथ में स्मार्टफोन नहीं आ जाएगा, तब तक सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी. इसका सिर्फ अभी टेस्ट रन चल रहा है. इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है कि हम रुपए और कॉइन्स और नोट्स का लेन देन बंद करके सिर्फ डिजिटल माध्यम से करें. जी हाँ, इसके लिए पूरी पेनिट्रेशन चाहिए स्मार्टफोन्स की, और मुझे लग रहा है बहुत स्पीड से बढ़ रही है. और इंतजार करते हैं जब तक ये पूरी होगी. और भी कई समस्याएं हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है और लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें होने वाली हैकिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं चूड़ीवाला साहब जिसपे काम चल रहा है. आपने जो समस्या बताई ये जरूर एक समस्या है, पर आप निश्चिंत रहे, जब तक प्रति व्यक्ति हाथ में स्मार्टफोन नहीं आएगा तब तक ये डिजिटल करेंसी बिल्कुल भी लागू नहीं होगी. आप फिक्र ना करें. मुंबई से ही है हमारे अगले श्रोता कल्याण से सुनील है हमारे साथ. सुनील जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछे. माय क्वेश्चन इज अबाउट टेलीकॉम कंपनीज. या telecom service providers are increasing price of data plans. जी. So how the digital revolution will take place if the large section of society, especially middle class and poor people, don't afford to take online services available on internet? Thank you. Sunil ji, from the data and records I have, I can tell you that Indian data rates, I mean the rate at which, the prices at which you are provided internet access on your phones, which is called the data rate, is still one of the cheapest in the world. I'm not, by saying this, please don't get me wrong, I'm not taking the sides of the telecom companies. But you know, if you ask the telephone companies, they have their own. I was talking to some senior telecom company official a few weeks ago. They have their own reasons. They say the human resource cost has gone up. The cost of the AGR dues that we pay, that has gone up.
overall infrastructure cost has gone up. The cost of setting up 4G, 5G network, the towers. I mean, if you look at the profit and loss account and balance sheet of a telecom company, they said we have unending list of expenses which we incur, and we have to struggle to maintain our bottom lines, and so therefore some part of cost escalation, Sunil ji, as per them, again I'm putting in inverted commas, as per them, has to be passed on to the customers. Sunil ji, in every sphere of life we are facing inflation. You have inflation in food, you have inflation in housing, input cost of metals, input cost of practically everything over the last few years. It climbs naturally. Government is not to be blamed or anybody else is not to be blamed, but the prices do climb as a matter of natural tendency unless the economy is sinking. So therefore telecom is no exception. So I think we'll just have to take it, bite the bullet, and I'm sure by use of internet you can make more money and you can compensate, offset that increased cost and remain happy. Absolutely, Sharad ji. I think that's a very valid point. Mumbai seems to have lots of callers today. We have the next caller also from Mumbai, Hashmukh ji. Hashmukh ji, स्वागत है कार्यक्रम में. Please ask your question. Yeah, good evening, Market Mantra. Good evening. शरद जी, अभी यूएस और यूके और शायद बैंक ऑफ जापान तीनों ने अपना रुख काफी क्लियर कर दिया जी. नाउ आपको क्या लगता है कि अगले जो 2 महीने में जो आरबीआई की पॉलिसी आएगी, बजट आएगा, तो ये ग्रोथ और इन्फ्लेशन इसके बीच में कैसे बैलेंस अपने इंडियन इकोनॉमी कर पाएगी? हसमुख जी, बहुत टाइट रोप वॉक रहेगी. अगर मैं आपकी बात का बिल्कुल सटीक जवाब दूं, आपने बिल्कुल जैसे कहते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बैलेंस करना बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, बैंक ऑफ जापान ने थोड़ी थोड़ी दरें बढ़ाई है. अमेरिका ने अभी दरों को नहीं बढ़ाया है, और क्योंकि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में हो गई थी कि अब उस लिक्विडिटी को सक करने का टाइम आ रहा था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन फ्यूअल हो रहा था. तो अब अगर रेट को वो नहीं बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन की दर से मैच नहीं करते हैं, तो वो एक इम्बैलेंस खड़ा हो जाता है. पर हसमुख जी, अभी एक समस्या खड़ी हो गई है. आपने रिजर्व बैंक का जिक्र किया, और मैं आपको अगर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब, उनकी अगर जो प्रेस स्टेटमेंट आई थी, जो स्पीच आई थी, अगर वो याद होगी, तो उन्होंने बोला है कि लिक्विडिटी बहुत है और हमको लिक्विडिटी को अब थोड़ा रिवर्स रेपो रेट में चेंज करना पड़ सकता है आने वाले समय में. परंतु अब ये परंतु बहुत रेलेवेंट है. ये जो नए वेरिएंट साहब आ गए हैं जो कि हमें डरा रहे हैं, मैं उनको मजाक में ओमी बाबा कहता हूं, ये आगे हमको डरा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इसके कारण रिजर्व बैंक को शायद अपना स्टैंड अभी आगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डविश, उनको शायद डविश स्टैंड अपना कंटिन्यू करना पड़े. क्योंकि अगर हम ये रिस्ट्रिक्शंस, आर्थिक रिस्ट्रिक्शंस अगर देखने को मिलेंगी, मार्केट्स बंद, होटल्स बंद, फ्लाइट्स बंद, रेलवे बंद, या और भी जितनी आर्थिक गतिविधियां अगर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, तो आरबीआई को रेट बढ़ाने में दिक्कत आएगी हसमुख जी. और हमको लगता है कि शायद ये जो वेरिएंट है, ये जो आरबीआई का डबिश स्टैंस है, उसको शायद कुछ और एक्सटेंड करे, ऐसा महसूस हो रहा है. पर आइए ना, आप और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वो मंजर हमें दोबारा ना देखना पड़े पीक ऑफ द पैंडेमिक का. शरद जी, उनका सवाल बजट को लेकर भी था. आपको लगता है कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस पिछले बजट में हमने देखा था, शायद वही कंटिन्यूड रहेगा? और क्या टैक्सेशन को लेकर कोई अनाउंसमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सोनू, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे तो सरकार कमिटेड है, और जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जिसका हम समय समय पर जिक्र करते हैं, 100 लाख करोड़ से भी ऊपर का सरकार ने कमिटमेंट किया, और बहुत ही स्पीड से हाईवेज पर, एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पर काम चल रहा है. तो मुझे लग रहा है कि सरकार उस कमिटमेंट में तो वचनबद्ध है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर जोर रहेगा. पर इन्फ्लेशन एक चिंता रहेगी, और सरकार अपनी तरफ से पूरे कोशिश कर रही है. कहीं जमाखोरों पर रेट डाली जा रही है, कहीं पर सप्लाई चेन बॉटलनेक्स हटाए जा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी जा रही है, जिसपे हम आयात पर निर्भर है. ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के. हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 महीने पर सब कुछ डिपेंड करेगा सोनू इस बढ़ते हुए पैंडेमिक वेव पर. क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं, आने वाले 15 दिन से 3 हफ्ते मुझे लग रहा है बहुत ही क्रूशल रहेंगे. इन सब निर्णय पर उन पर निर्भर रहेगा. जी. अगले कॉलर है ग्रेटर नोएडा से श्री एसपीएस जैन. आपका स्वागत है, सवाल पूछें. हाँ, नमस्कार जी, मार्केट टीम नमस्कार, और शरद कोहली जी को भी बहुत बहुत नमस्कार. नमस्कार जैन. बहुत डिटेल में और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये समझाते हैं.
मेरा ये कहना है कि पिछले एक हफ्ते में 4 दिन तो मार्केट ऊपर चढ़ा और एक दिन नीचे गिरा जी। जब भी ये नीचे गिरता है तो वो लिफ्ट की स्पीड से गिरता है और चढ़ता है वो सीढ़ियों से चढ़ता है। तो ऐसे में ये क्या ओमिक्रॉन इफेक्ट है या कुछ और भी इसके साथ है, और हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए अगले 1 महीने तक? तो पूछा, और दिन में जैन साहब एक दिन में प्रोग्राम हम लोग करते हैं मनी मैटर्स, वहां पर भी मेरे साथ गौरा जी थी, सोनू जी थे, हम इसी बात पर जिक्र कर रहे थे। काश आप उस टाइम सुन रहे होते, पर मुझे दोहराने में बिल्कुल भी एतराज नहीं है क्योंकि इतनी काम की बात आपने पूछी है। जी हाँ, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया है, जिसको कई दफे कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत चार्ज अप होता है, आप देखते हैं उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है। कुछ मार्केट का मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ मिजाज हो गया है कि बहुत चढ़ता भी ऐसा नहीं है कि सीढ़ियों से चढ़ता है। जैन साहब अगर आप पीछे उठा के देखें तो 200-300 पॉइंट निफ्टी में अब तो चढ़ना आम बात हो गई। आगे ये हमको कभी कभी दिखाई देता था और गिरता तो है ही है, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। जी हाँ, ओमिक्रॉन का इफेक्ट है, पैंडेमिक की वजह से यूरोप की हालत खराब है। अगर आप देखें फ्रांस, जर्मनी, यूके में रिकॉर्ड नंबर्स आए, अमेरिका में 2 लाख से ऊपर केसेस आज आ रहे हैं। मुझे लग रहा है सारी की सारी दुनिया ने बहुत चिंता में आ गई है इसकी वजह से, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल रिएक्ट करे। बीच बीच में जो आपको उठता हुआ दिखता है वो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होती है, या जो मार्केट कई दफे घूमता है। कोई अच्छी खबर, अभी पीछे खबर आई थी कि ओमिक्रॉन शायद उतना घातक ना हो, उतना डेवस्टेटिंग ना हो, उतनी हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, उतनी मौतें ना हो, उसको लेके मार्केट मार्केट बहुत इमोशनल है जैन साहब। छोटी सी बात पे एकदम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देता है और फिर कुछ टाइम बाद सेटल हो जाता है, फिर अगली खबर का इंतजार करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ओमिक्रॉन इफेक्ट है ये, और हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पैंडेमिक में हमें बार बार मैं बोलूंगा, आज क्रिसमस का दिन है, खुशी का दिन है, नया साल भी आ रहा है, हम तो प्रार्थना करते हैं कि वो मंजर दोबारा ना देखना पड़े जिसके कारण पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया भर की गोथा खाने लगी थी। तो आइए आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में जैन साहब आज जुड़ जाइए। जी, उन्होंने 1 महीने की भी आउटलुक पूछी थी, तो आपको 1 महीने की आउटलुक सोनू, अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को मैंने दिन में भी यही कहा था कि इन्वेस्टर्स को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय मार्केट में ज्यादा एंट्री मुझे लग रहा है नहीं लेनी चाहिए। मार्केट को, छोटे इन्वेस्टर को बॉटम की इंतजार करनी चाहिए, मार्केट को बॉटम आउट होने दीजिए, क्योंकि रोज रोज परिस्थिति बदल रही है। आज बहुत सारी स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू लॉन्च लगा दिया है, कल किया था, कुछ ने आज किया है। हो सकता है अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो दिन में भी आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिले, तो ऐसे में मार्केट और रिएक्ट कर सकता है। तो मार्केट का ट्रेंड अगले 1 महीने तक जैन साहब मुझे बहुत ज्यादा बुलिश, आप सच पूछे तो अभी नहीं दिखाई दे रहा। बीच बीच में कुछ करवटें बदलेगा, पर ओवरऑल ट्रेंड अभी बुलिश मुझे नहीं नजर आ रहा है। कोई खास खबर आ गई तो बात अलग है। जी, Sharad ji, really appreciate your personification of the market, of its being sentimental and emotional. I think that's a good analogy. Hanji. We are joined now from Bhopal, Madhya Pradesh by Mr. Shankar. Shankar ji, welcome to the program. Please ask your question. नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। ये सर कोरोना तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बताएंगे सेंटा क्लॉज यहाँ से चले गए यूरोप में पैसा लेके, इसकी वजह से हमारा मार्केट गिरा और प्राइवेट बैंक ज्यादा गिरे। तो मतलब वो थोड़े दिन बाद तो आ ही जाएंगे, शायद जनवरी में, फरवरी में थोड़ा केसेस वगैरह कम हो जाएंगे। तो क्या ये बिकॉज ऑफ सेंटा रैली वहां सेंटा के जाने से हुआ है या ओमिक्रॉन का ही डर था? और दूसरा सर, ITR डेट बढ़ेगी क्या? क्योंकि काफी लोगों ने अभी भी फाइल नहीं किया है, क्योंकि वो चल नहीं रहा था, पोर्टल काफी प्रॉब्लम थी और बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या बढ़ने की आपको कुछ खबर है क्या? जरा आप बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। शंकर जी, आपने सवाल का जवाब दिया, बड़ा आपने पॉइंट टू कॉन्टेक्स्ट प्लेस किया है। आज क्रिसमस है, आपने सेंटा क्लॉज, जी हाँ, FIIs निरंतर पैसा हमारे यहाँ से निकाल देते थे, उन्हीं को आप सेंटा क्लॉज कह रहे हैं। उनकी वजह से, जो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, उनकी वजह से मार्केट पे कई हफ्तों से निरंतर, ये क्रिसमस तो आज आया है पर वो कई हफ्तों से यहाँ से पैसा निकाले जा रहे थे, निरंतर निकाले जा रहे हैं और अभी भी निकाल रहे, किसी दिन कम निकालते हैं, किसी दिन ज्यादा निकालते हैं। उसकी वजह से मार्केट अंडर प्रेशर है। पर शंकर जी, एक अच्छी बात ये हुई है, जिस रफ्तार से उन्होंने पैसा निकाला है उस रफ्तार से तो मार्केट, अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ से कम 10-20% और नीचे होता। हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आपने उनको सेंटा क्लॉज कहा है तो हम इनको देसी बॉयज बोलते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग निरंतर पैसा लगा रहे हैं, और रिटेल निवेशक हैं आपके जैसे, हमारे जैसे, वो अपने आप में एक संस्थान बन चुके हैं। उन्होंने मार्केट को काफी हद तक, मैं ये कहूंगा कि संभाल रखा है। जी हाँ, मैं भी ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये टर्न अराउंड होगा जब वो पैसा निकालना बंद करेंगे और वापस पैसा लगाने को शुरू करेंगे। दूसरा, आपने इनकम टैक्स की डेट पूछी है। देखिए ये तो वित्त मंत्रालय के गलियारों की बात है और वहां पर उस समय, हालांकि अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि डेट बढ़ाई जाएगी, पर मैं मान रहा हूं कि अगले 2-3-4 दिन में अगर परिस्थिति, मान लीजिए ओमिक्रॉन की बिगड़ती है और किसी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं आवाजाही पर, लॉजिस्टिक्स पर, मूवमेंट पर, तो शायद कंसिडर किया जाए। पर अभी फिलहाल शंकर जी, आप यही मान के चले कि इस साल का जो आखिरी दिन होगा
वही रिटर्न का भी आखिरी दिन होगा। आप उसी हिसाब से, अभी तो 4-5 दिन बाकी है, आप अपने रिटर्न को तैयार करें। आप क्यों अभी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं? तो कोई मदद आपको चाहिए हो, कोई सवाल पूछना हो तो मार्केट मंत्रा में आप बड़े शौक से पूछ सकते हैं। जी Sharad ji, just another question coming in again, linked to, we earlier spoke about inflation, and we also know that consumer goods, their price hikes are in the offing. और आपने देसी बॉयज की बात की. We also know that retail investors also are quite heavily invested in their little way in the market. So do you see in the future that this increase and this expected increase in inflation further, even though it's in control, but pockets are being hit, do you think it will affect retail investment? Well, it will affect, Gora to a certain extent, but we have seen a very niche class we've seen over more than 1.5 crore new retail investors, Gora, being added in the market in the year. I think which is a huge number. This is a never before unprecedented kind of increase we have seen. True. So I think what people are doing, Gora, is they are withdrawing their money from low return generating alternates like bank savings, fixed deposits. There are low savings, 4 to 6% is the interest you get. Right. And I think stock market, if you do it very logically, thoughtfully, analytically, your returns could be humongous. So I think that is what is drawing people to. So I really don't think retail investment will be significantly affected because of inflation. Right. इससे पहले कि हम अगले कॉलर की ओर चले, पिछले कॉलर ने प्राइवेट बैंक्स के बारे में भी पूछा था कि वहां हालिया दिनों में काफी गिरावट आई है उनके स्टॉक्स में. सो क्या स्थिति आपको दिखाई देती है और आगे क्या? प्राइवेट बैंक्स में गिरावट आने का कारण क्योंकि जो बैंक निफ्टी जिसको हम कहते हैं, वो बैंक निफ्टी में खुद स्पेकुलेशन बहुत होती है, उसके कारण से भी होती है. परंतु अगर हम बैंक की बात करें तो उन बैंक्स की हालत अभी इतनी खराब नहीं है सोनू कि उनकी इतनी गिरी जाए. ये मेरे ख्याल ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट का, वो पूरा का पूरा सेंटिमेंट डाउन है. तो उसमें लगभग सिर्फ आईटी सेक्टर और कुछ फार्मा के शेयर्स को छोड़ के सोनू सारे ही सेक्टर्स हिट हुए. अगर आप ऑटोमोबाइल लें, आप मेटल्स लें, आप ज्यादातर सारे सेक्टर्स इस वेव में दबे जा रहे हैं. तो हम मतलब उसमें प्राइवेट बैंक को एज एन एक्सेप्शन ना देखें. कुल मिला के स्टॉक मार्केट डिप्रेशन में, अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आपको इसका जवाब उसके अंदर छुपा दिखाई देगा. और अब सतीश है हमारे साथ दिल्ली से. सतीश जी नमस्कार, सवाल पूछें. हाँ जी नमस्कार जी. शरद जी मेरे 2 सवाल है. पहला तो ये, जैसे पहले हम लोग यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करते थे तो बैंक पेमेंट कंफर्म से पहले ना बैंक एक ओटीपी भेजता था, लेकिन अब वो ओटीपी नहीं आता, सिर्फ यूपीआई पिन डालने पे ही ना पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है. और मेरा एक सवाल और भी है कि भाई जैसे जो यूट्यूबर है वो जिनका चैनल मोनेटाइज है, उन लोगों की ना वीडियो अगर भारत में देखी जाती है तो 3-4 हजार व्यूज होने पे वो $1 देता है, और अगर आपकी वीडियो यूके यूएसए में देखी जा रही है तो 200-300 व्यूज पे ही वो $1 दे देता है. तो आप बता सकते हैं सर ऐसा वो क्यों करता है? धन्यवाद. चलिए, आप सवाल है सतीश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. पहला आपने कहा कि ओटीपी क्यों नहीं आ रहा. देखिए, जो पिन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें होता क्या था कि ओटीपी एक टाइम के लिए दिया जाता है, एक्सपायर हो जाता है. तो जब ओटीपी यूज किया जा रहा था तो उसमें वो एक्सपायरी की वजह से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता था. तो अब जो पिन आप पंच करते हैं वो पिन जो है एनक्रिप्टेड है. मतलब उस पिन को ऐसा सिस्टम बनाया गया यूपीआई में कि उस पिन को कोई हैक नहीं कर सकता. हालांकि स्ट्रे केसेस हुए हैं किसी की लापरवाही की वजह से, वो अलग बात है, पर आपका पिन जो आप डालते हैं वो पूरी तरह से सिक्योर है. मेरी सलाह आपको यह है कि आप पिन कभी किसी से शेयर ना करें. तो आप शेयर नहीं करेंगे तो कभी भी पिन डालने से, और किसी के सामने पंच भी ना करें. कई दफे कुछ लोग देख रहे होते हैं, बाहर आप किसी दुकान पे खड़े, कहीं खड़े आपने डाला तो वो कुछ कोई देख के उसका मिसयूज कर सकता है. तो आप उसको सीक्रेटली डालें, आपका पिन पूरी तरह से सिक्योर है. दूसरा, आपने यूट्यूब का पूछा. ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में 3-4 हजार व्यूज पे आपको $1 आ रहा है, यूके में 200-300 पे. तो देखिए, यूके की बात करते हैं, यूके की आबादी है 7 करोड़ सतीश जी. भारत की आबादी है करीब 140 करोड़. तो जो यूट्यूब ने पैमाने सेट किए हैं वो पैमाने पॉपुलेशन के हिसाब से सेट किए. यहाँ पर भारत में ज्यादा लोग उसको देखते हैं तो वही पैमाना बनता है. जो यूके में कम लोग हो तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से ये पैमाने सेट किए गए. बाकी इसकी ज्यादा रेवेन्यू की रिकग्निशन तो गूगल और उनके अकाउंट्स वाले या उन सुंदर पिचाई साहब जाने, उनसे जाके पूछेंगे किसी दिन कि ऐसा क्यों करते हैं. जी राइट. वी नाउ हैव फ्रॉम मुंबई अगेन मिस्टर रवि. वेलकम टू द प्रोग्राम. हाँ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. नमस्कार पूरी मार्केट मंत्रा की टीम को. जैसे कि सर मैंने पहले भी क्वेश्चन रेज किया था, जो मेरा पैसा फंसा हुआ है, बीएमए डिफॉल्ट हो गया था, बीएमए वेल्थ क्रिएटर. तो सेबी में भी कंप्लेन किया था, बीएसटी एनएससी में भी. बट एनएससी का आया, बीएसटी में मेरा 90% था, वो नहीं आ रहा है कुछ.
अभी 2 साल हो गए हैं, तो कुछ इसका कट ऑफ टाइम होता है कब तक रिजॉल्व करना है? क्योंकि ये सैट तक गया था मैटर, सेबी ने पेनल्टी भी लगाई थी जो HDFC जिन्होंने प्लेस शेयर लिए थे BMA से बाय फ्रॉड करके। तो अभी इसमें सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? 160 करोड़ का है टोटल घोटाला। रवि जी देखिए, कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं इसमें जब घोटाला होता है या कोई मिसहैप होता है या किसी ने मिस अप्रोप्रिएट किया होता है या किसी ने गलत सिस्टम का प्रयोग किया होता है, तो इसमें कोई समय सीमा इस तरीके से निर्धारित नहीं की जाती है। जब इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तब जनरली वो पैसा जो बेनिफिशियरीज होती है उनको दे दिया जाता है। मेरी आपको सलाह ये है कि क्योंकि आप मेरे ख्याल मुंबई में ही हैं, आप BSE का जो ऑफिस है उनके जो PRO हैं आप वहां पर जाएं अपनी समस्या को लेके, तो आप इसको पर्सनली भी फॉलो अप कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आपने सेबी NSE तो सब ऑनलाइन करता है, पर BSE जीजीभॉय टावर्स है अपना दलाल स्ट्रीट पे, आप जानते ही होंगे, वहां पर आप जाएं, उनके PRO सेल में जाएं, वहां जाके आप अपनी बात रखें कि बहुत दिन हो गए। आपको वहां जाके अंदाजा मिल जाएगा कि ये केस अभी किस स्टेज पर है और इसको कितने दिन और लगेंगे रिजॉल्व करने पर। अभी जी मेरे को जो आपने केस बताया, यहाँ पर हम कंपनी स्पेसिफिक जिक्र तो नहीं करते, पर मुझे इसमें पूरी उम्मीद नजर आ रही है कि आपका पैसा आ जाएगा। थोड़ा सा आप फॉलो अप करिए, पता करिए और हमें खबर दीजिएगा। जब आ जाए, आपका पैसा आ जाए, तो हमें कोई लड्डू वड्डू भी खिलवाइएगा, हमें खुशी होगी इस बात की। जी, थाने से गुरुनाथ जी हैं हमारे अगले कॉलर। उनसे बात करने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि कल समाप्त व्यापारिक सप्ताह के दौरान रुपए में डॉलर के मुकाबले 1 रुपए 7 पैसे की कुल मजबूती दर्ज हुई और रुपया कल 75 रुपए 2 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक कल 96.02 पर बंद हुआ। गुरुनाथ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सवाल पूछें। गुरुनाथ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। पुलिस आपको भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन था सर, ये अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में था सर। कई कॉर्पोरेट टैक्स जो घटाने की जो गवर्नमेंट, क्या आने वाले बजट में ये घटाया जाएगा? और दुनिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्या उनके मुकाबले हमारी जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कुछ ज्यादा है क्या सर? गुरुनाथ जी, टैक्स के बारे में शायद मुझे लग रहा है आपकी मेमोरी से, आपकी याद से निकल गया होगा कि अभी सरकार ने पिछले साल, बल्कि पिछले साल या उससे थोड़ा पहले करीब 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू बेनिफिट दिया था। कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा के, आपको याद होगा कंपनीज पे टैक्स घटाया गया था, कंपनीज की कैटेगराइजेशन भी बनाई गई थी। अब जो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, अगर मैं आपका संक्षेप में जवाब दूं, वो दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है, दुनिया की जो मानी हुई इकोनॉमीज है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, अब हम उसके बिल्कुल टक्कर पे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स रेट उन देशों के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि सरकार को ये लगा कि उससे जो भारत में आने वाला निवेश है, भारत में आने वाली जो कंपनीज है, उनको थोड़ा डिस्करेजमेंट होता है, उनको डिमोटिवेशन होता है। तो अब उसको, तो आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट चेक करके देखेंगे, आप गूगल करके देखिए, तो आपको भारत के जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं बहुत कॉम्पिटिटिव है और वो उन इकोनॉमीज के आपको लगभग बराबर देखेंगे, बल्कि कुछ इकोनॉमीज से तो हम आगे भी निकल चुके हैं इस मामले में। हमारे कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अब दुनिया की बहुत सारी ऐसी देश हैं जिनसे बेहतर है, जिनसे कम है, बल्कि वहां पर ज्यादा है, भारत में अब कम है। तो आप गूगल करिए, देखिए, पूरा स्टडी करिए, दोबारा पूछिएगा, फिर मैं आपको दोबारा लॉजिक दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके दिमाग से स्लिप हो गया है कि सरकार ने पीछे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट किया था। जी, समय समाप्त हो रहा है। थाने से राजेश हैं हमारे साथ, लेकिन खेद है राजेश जी, इस कार्यक्रम में हम आपका सवाल शामिल नहीं कर पाएंगे। आप हमें सोमवार को फोन कर सकते हैं या अगले सैटरडे फोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। मैरी क्रिसमस। थैंक यू। थैंक यू जी, सेम टू यू। और अब हेडलाइंस। And now before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks witnessed marginal gains amid high volatility during the week ended yesterday. Sensex closes above 57,100, Nifty settles above 17,000 level, and the rupee logs weekly appreciation of 1 rupee and 7 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.